आज 13 जुलाई 2025 को समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है करोलबाग स्थित सेवा स्तंभ के मुख्य कार्यालय पर। सेवा स्तंभ जिसको हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ भी कहते हैं। यह बाबा साहब की विशाल प्रतिमा जो सेवा स्तंभ के मुख्य कार्यालय के बाहर लगी है, और ये सेवा स्तंभ का जो इलेक्शन, जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, उसकी तैयारी दिल्ली में चल रही है। उसी को कवर करने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और आपको दिखाऊंगा सेवा स्तंभ, जो दिल्ली का 70 की दशक से भी पहले का संगठन है। अनुसूचित जाति जनजाति और माइनॉरिटीज़ का वो किस तरीके से काम करता है, और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को भी आपको दिखाऊंगा। सेवा स्तंभ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी के सम्मान में आज ये सभा रखी गई है। बाबा साहब के पुष्पांजलि को देखिए, इधर इधर देखिए, चलते रहिए तो चलते रहिए चला के। अरे
सर मेरा नाम दयाराम सोरी है। मैं पहले मारुति उद्योग SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी था। वहाँ के रिटायरमेंट के बाद में मैं सामाजिक कार्य में करता रहा और सेवा संघ से भी मैं 90 से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी रिटायरमेंट के बाद में फिर हमने इधर सारा अपना सोचा कि अभी टाइम बहुत है, तो यहाँ पर सेवा संघ के साथ मिलके हम समाज की सेवा करते हैं। तो अभी कुछ देखा गया कि यहाँ पर ना कुछ लोग कब्जा करके बैठ गए थे और वो इस संस्था को जो जिस हिसाब से संविधान के हिसाब से वो नहीं चला रहे थे। और ये एक बहुत अच्छी हमारे जो संजीव भैया जी थे, उन्होंने ये जगह दिलाई, हमारे लोगों को इकट्ठा किया, जगह दिलाई। उन्होंने इसलिए जगह दिलाई कि यहाँ पे लोग बैठेंगे और ये समाज का कार्य करेंगे। लेकिन अभी कुछ साल पहले से ऐसा देखा गया कि लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो लोगों को बहुत महसूस हुआ कि ये भी गलत है, समाज का पैसा समाज पे लगना चाहिए, समाज का काम होना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने बीड़ा उठाया कि इस बार संवैधानिक तरीके से चुनाव होगा, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आज तक सेवा स्तंभ में ऐसे सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ और 45 दिन का समय लगा चुनाव कराने के लिए, जबकि हर साल हर 3 साल में जब चुनाव होते थे 2 घंटे में चुनाव हो जाते थे। पूरी प्रक्रिया ऑल इंडिया लेवल की प्रक्रिया है, 2 घंटे में समाप्त कर दी जाती थी। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा जो 2 घंटे में जिसका पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। तो इस बार ये हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर थे, रिटायर्ड सेशन जज थे डॉक्टर TR नवल, उनको इलेक्शन ऑफिसर चुना गया और उनकी देखरेख में सारा इलेक्शन हुआ है। पूरे 45 दिन लगाए, सबको चांस दिया गया। वोटर लिस्ट बार वोटर लिस्ट दी गई, लोगों से पूछा गया किसी का नाम मिस है इसमें बता दीजिए। ऑब्जेक्शंस बुलाए गए, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो प्रक्रिया होती है ट्रांसपेरेंट तरीके से, उस तरीके से इलेक्शन किया गया। विपक्षियों का आरोप है कि 1/3 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपके इस चुनाव में कहाँ कितने सदस्य थे, 1/3 में से कैसे क्या हुआ है, ये उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। देखिए 1/3 का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब चुनाव की प्रक्रिया है उसमें तो ये होता है कि भी जो भी वोट करेगा उनमें तो वोटर्स की संख्या होती है, इसमें ये नहीं होता। चुनाव के लिए कभी कॉरम की ज़रूरत नहीं होती, मीटिंग के लिए कॉरम की ज़रूरत होती है। इसलिए सबको मौका दिया गया, भाई जो इलेक्शन लड़ना चाहता है नॉमिनेशन दे। वो विरोधी कह रहे हैं, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट डाली वो हमारे सदस्य ही नहीं है, सेवा स्तंभ के सदस्य ही नहीं है। सर वोट डालने की तो नौबत आई कहाँ है? हाँ, तो सबको मौका दिया गया नॉमिनेशन भरने का। 45 दिन दिए गए, 45 दिन दिए गए, बाकायदा बार नोटिफिकेशन दिया गया कि जो भी इच्छुक हैं, जो भी लड़ना चाहते हैं इलेक्शन में आइए। तो जो इच्छुक थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा और उनके विरोध में अगर कोई नॉमिनेशन नहीं आया तो निर्विरोध ही चुने गए वो। तो इलेक्शन की वोटिंग की कहाँ ज़रूरत आई? वोटिंग की ज़रूरत तो जब आती जब वो भी इसमें अपना नॉमिनेशन भरते और फिर देखते कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं और जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है उनको कितना पसंद करते हैं। उनके आरोप बेबुनियाद है सर। जब इलेक्शन होता, वोटिंग होती तब पता लगता ना। जब निर्विरोध है तो फिर इसमें क्या है? फिर तो सारे निर्विरोध का मतलब यह है कि पूरी जनता, पूरा जितना हमारा फेडरल काउंसिल है वो सभी चाहते हैं कि इन्हीं को बनना चाहिए। अब आपके सेवा स्तंभ के जो स्तंभ है सारे पूरे देश में फैले हुए हैं, वो समाज की सेवा करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे? नहीं, कोर्ट देखिए हमारे संविधान में ये प्रोविज़न नहीं है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएं। ये लोग गए हैं, ये अपने मर्जी से गए हैं। इन्होंने संविधानिक जो हमारी संस्था का संवैधानिक वो प्रारूप है उसको माना नहीं, ये अपनी मनमर्जी से गए हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम आपस में केस करेंगे, किसी के अगेंस्ट करेंगे, हम नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। हाँ जी, भंडारी जी को बताएं। और ये हमारे भंडारी जी अब निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अब वो अपनी नई कमेटी बनाएंगे 3 साल के लिए फिर। और इसमें जो कमियां हमने संविधान में देखी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान में कमियां हैं, तो आप ऐसा है कि संविधान में ये कमियों को दूर करें जिससे कि आगे जो इलेक्शन हो जाए, जो लोग भी आएँ। सेवा स्तंभ के संविधान की बात करें? हाँ जी, सेवा स्तंभ हम जहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ सेवा स्तंभ के संविधान की बात कर रहे हैं। बाकी जो देश का संविधान है वो तो सबके लिए बराबर है। सेवा स्तंभ का संविधान सिर्फ सेवा स्तंभ के लोगों के लिए। 9 तारीख को, इसी 9 जुलाई को श्री नागेश्वर राव जी ने एक एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में कि हम कंटेम्प्ट अगेंस्ट हिम, 6 आदमियों के अगेंस्ट हिम कंटेम्प्ट का केस फाइल किया था 9 तारीख को, जिसका जजमेंट आ गया 11 तारीख को अनाउंस कर दिया गया, जिसमें
उन्होंने रोक की भी मांग की थी इलेक्शन की अगेन, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट शुरू करने की मांग की थी। मैं उस जजमेंट को पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए आप। वादी की ओर से धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा, प्रतिद्वंदी मतलब अपोजिट पार्टी, वादी फेडरेशन के चुनाव अवैध और गैरकानूनी रूप से आयोजित किए जा रहे हैं और इस आधार पर उचित आदेश पारित करने तथा प्रतिवादियों को चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकने की मांग की गई है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि उन्हें उक्त आवेदन की प्राप्ति नहीं हुई है। वादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी फेडरेशन अर्थात सेवा स्तंभ के लिए 13/7/25 को निर्धारित चुनावों को अवैध रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थना की कि प्रतिवादियों को उक्त चुनाव आयोजित करने से रोका जाए। इसके विपरीत प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उक्त आवेदन का विरोध किया। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि वादी फेडरेशन की चुनाव प्रक्रिया फेडरेशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियम विनियमों के अनुसार आयोजित की जा रही है और प्रार्थना की कि उक्त आवेदन खारिज किया जाए। तर्क सुने गए, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान वाद, अब ये जजमेंट शुरू हुआ है। वर्तमान वाद घोषणा अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए जारी किया गया है, जो वादी सेवा स्तंभ ऑल इंडिया फेडरेशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत फेडरेशन है द्वारा अपने तथाकथित अध्यक्ष, तथाकथित कहा है जज साहब ने, उसको माना नहीं है, आप ये ध्यान से सुनिए, अपने तथाकथित अध्यक्ष के नागेश्वर राव के माध्यम से दायर किया गया है। वर्तमान वाद में वादी ने घोषणा का डिक्री मांगा है और प्रतिवादी और अन्य गैर सदस्यों को एडॉक समिति गठित करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी एडॉक समिति अवैध, शून्य और प्रारंभ से ही अमान्य है, जो वादी पर बाध्यकारी नहीं है। साथ ही एडॉक समिति द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को अवैध, शून्य और अमान्य घोषित करने की घोषणा मांगी गई है। ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफिसर एज इलीगल। इसके अतिरिक्त वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री भी मांगा है, जिसमें प्रतिवादियों, उनके एजेंटों और कर्मचारियों या उनके द्वारा करने वाले किसी व्यक्ति को वादी फेडरेशन के दैनिक कार्यों, संचालन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। साथ ही अन्य राहती मांगी है स्वीकार्य रूप से। इसका मतलब एडमिटेडली स्वीकार्य रूप से वादी फेडरेशन का निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट पैरा है, निर्वाचित निकाय अंतिम बार 27/2/2022 को 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित हुआ था। इट इज ए एडमिटेड फैक्ट बाय द पिटिशनर मिस्टर के नागेश्वर राव, जैसा कि वाद में उल्लेख किया गया है, और इसलिए उक्त निर्वाचित निकाय की अवधि समाप्त हो चुकी है, मतलब मार्च में खत्म हो गई। अतः ये स्पष्ट है कि वादी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में के नागेश्वर राव की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। दिस इज द कोर्ट ऑर्डर, दिस इज द ऑपरेटिंग पार्ट। मैंने आपको सुनाया रिगार्डिंग हिज स्टेटस, दिस इज रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ मिस्टर के नागेश्वर राव, in which the court has clearly said that his term has expired on March. He is no more a president. So this is the operating part first जो उसकी वो थी। बहरहाल वर्तमान मामला प्रारंभिक चरण में है और पक्षकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप हैं, जिसका निर्णय बिना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब ये असंदिग्ध है कि एक बार जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोजित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो न्यायालय को सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समझे जी? कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन वंस इलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। दिस इज द ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और ना ही निषेधाज्ञा के माध्यम से उक्त सूचना प्रक्रिया को रोकना या स्थगित करना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने कोट किया है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उम्मीदवारों के चुनाव से संबंधित कानून सिद्धांतों को सामान्य रूप से अन्य चुनावों, जैसे कि किसी सोसाइटी के चुनावों पर भी लागू किया गया है। ठीक है साहब। इसके अलावा जैसे कि पहले चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में तथ्यात्मक विवाद शामिल है। इस प्रारंभिक चरण में वादी फेडरेशन की चुनाव प्रक्रिया को अवैध, गैरकानूनी या नियमों के उल्लंघन में माना नहीं जा सकता, खासकर जब के नागेश्वर राव, जो वादी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, को उक्त चुनाव में भाग लेने से वंचित नहीं किया गया है। जैसा आपने कहा कि उनको ही हैज़ नॉट बीन
डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तथ्यात्मक स्थिति और उपरोक्त कानूनी स्थिति के समग्र अवलोकन पर वादी फेडरेशन की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए वादी द्वारा धारा इतने के तहत दायर वर्तमान आवेदन में कोई गुण नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। समझे? नहीं, अच्छा इंग्लिश वाला भी अगर